हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, किस तरीके से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दो चीज़ें जिससे आपको पूरी तरीके से सेल के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कौन कौन से सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक, दोनों के बारे में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। सेल जो होता है, देखिए जैसा हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, सेल बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। ऊपर डिस्चार्जिंग होती है, नीचे वाले में रिचार्जिंग होती है। ठीक, अब आप इसमें धीरे धीरे करके चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इसमें पहली टर्म होती है उसे कहा जाता है हाफ सेल। ठीक है, या फिर इसे आप कह सकते हैं रेडॉक्स कपल। ठीक, अब इससे क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए कि आपके पास में एक बीकर है। ठीक, इस बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका भरा हुआ है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने एक रॉड डाल दी। ठीक है, इस तरीके से आपने एक रॉड डाल दी। मान लीजिए ये रॉड है आपकी जिंक की। ठीक, जिंक जो होता है वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, इसका मतलब जिंक जो है आपका वो बेसिकली कन्वर्ट होता है जिंक 2+ में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो जब ये इस तरीके से अपने आयन में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक यहां से निकल करके सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन में आने के बाद में ये बना लेगा जिंक 2+। अब अगर जिंक 2+ बन गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके जमा हो जाएंगे इसी रॉड के ऊपर। तो मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ जिंक कन्वर्ट हुए जिंक 2+ में, और ये अपना कन्वर्ट होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं वो आपकी इस रॉड के ऊपर ही जमा हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद में ये जो जिंक है, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपका कुछ टाइम के बाद में जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में काफी अच्छी हो जाती है, और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन और ये जिंक एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और कुछ टाइम के बाद में ये जिंक 2+ में कन्वर्ट होना बंद कर देता है। ठीक है, इसे कहा जाता है एक हाफ सेल। अब चूंकि इस हाफ सेल में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास में एक दूसरा बीकर है। ठीक है, उसमें भी एक रॉड है, ये रॉड बनी हुई है कॉपर से। ठीक है, ये भी अपने सॉल्यूशन में है, मतलब इसमें सॉल्यूशन आपने ले रखा है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, और इस वाले में आप मान सकते हैं कि सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। ठीक, कॉपर जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, मतलब इटसेल्फ रिड्यूस होता है। ठीक है, तो
अगर कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है तो बेसिकली वो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा आपको, Cu2+ will add with 2 electrons and convert into copper solid। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर से कोई कॉपर आपका इसके ऊपर जाना चाहता है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट होना चाहता है Cu में, यानी कि कॉपर में कन्वर्ट होना चाहता है। ऐसे टाइम पे आप एक बात देखिए कि थोड़े टाइम के बाद में ये तो क्या है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ठीक है, तो क्या बनता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जब मैंने ज्वाइन करा दिया तो ये क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन जैसे ही यहाँ पे हो रही है तो एक बात ध्यान रखिए कि थोड़े टाइम के बाद में जब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ तो बढ़ रही है, यहाँ पे कम हो रही है, थोड़े टाइम के बाद में ये रिएक्शंस रुक जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसे कह रहा हूँ कि ये एक हाफ सेल है और ये भी एक हाफ सेल, तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करा दूं, ठीक है, इन दोनों को मैं ज्वाइन अगर करा दूं, मतलब इन दोनों को मैं जोड़ दूं एक सर्किट के अंदर ही, तो ये क्या बना लेंगे, एक कंप्लीट सेल। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आपने इस बल्ब को लगाया और यहाँ पे आपका सर्किट कंप्लीट हुआ, ठीक, तो आप ये बात देखिए कि इस वाले सेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन या किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किसी एक स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होता है, वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करेंगे इस साइड से और इधर की तरफ जाने लगेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर है, ठीक है, दूसरी चीज इस वाले पर अभी कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इस वाले पे कौन सा है, पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की रिवर्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए मान लीजिए स्टार्टिंग में यहाँ जो ZnSO4 है उसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। अगर मैं इसको लेके चलता हूँ एक्वस, ठीक है, तो यहाँ पर दो आयन है, जिंक 2+ है और SO4 2- है। ठीक है, अब जिंक जो है वो निकल करके जिंक 2+ बना रहा है, इसका मतलब Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। अगर जिंक 2+ बढ़ता जा रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव होता जा रहा है तो थोड़े टाइम के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं इस पॉजिटिव की तरफ, वो भागना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन ने भागना बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं फ्लो करेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रुक जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सॉल्यूशन में से निकल करके रोड पर जा रहा है। ठीक, अगर रोड पर जा रहा है तो इसका मतलब अगर यहाँ पर आपके पास में दो आयंस थे सॉल्यूशन में, कौन कौन से, Cu2+ और SO4 2-। ठीक, Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन करके कॉपर में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक, तो ऐसे टाइम पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज।
तो जो पहले पॉजिटिव था उस पर क्या हो रहा है, नेगेटिव जनरेट होता जा रहा है। अगर नेगेटिव इस पे जनरेट हो रहा है तो ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, रिपल्स। और अगर यहाँ पे रिपल्शन होने लगा तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपका रुकेगा ही सही, है ना। इसका मतलब इन दोनों ही केसेस में यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर नेगेटिव में इंक्रीमेंट हो रहा है। बट ये दोनों ही फैक्टर्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकने का काम करती है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे इस वाले पार्ट में पॉजिटिव को हम कम कर सकें और इस वाले पार्ट में नेगेटिव को हम कम कर सकें, ठीक है। और वो तरीका है कि हम यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक एक ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। इस ब्रिज के अंदर कुछ ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट अवेलेबल होते हैं। अब इसके अंदर पॉजिटिव भी है, इसके अंदर नेगेटिव भी है, तो आपको इधर की तरफ क्या कम करना है, पॉजिटिव, तो आपको इधर डालना क्या पड़ेगा, नेगेटिव। इसका मतलब एनायन शुड फ्लो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड केटायन should flow towards that side, ठीक है। अगर आपके अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका लेफ्ट है और वो वाला आपका राइट है, ठीक है। तो आपका जो केटायन है वो इस सेक्शन की तरफ मूव करना चाहिए, क्यों, क्योंकि केटायन क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, एनायन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये दोनों भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ऐसे टाइम पर आप ये जो ब्रिज है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस ब्रिज को कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक टाइप का सॉल्ट है जो कि आप यूज कर रहे हैं इस सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, जो कि आपके सेल को दोबारा से चालू करने का काम करना चाहता है, ठीक। अब यहाँ पे जो आप सॉल्ट ब्रिज को यूज करोगे, मान लीजिए इसके अंदर दो आयंस हैं, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया KNO3, ठीक है। तो KNO3 में केटायन क्या है, K प्लस, NO3 माइनस क्या है, एनायन, ठीक है। तो ये जब दूसरी तरफ आएगा तो ये क्या बना लेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि ये रिएक्शन किससे करेगा, जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है यानी कि पॉजिटिव चार्ज से। और दूसरा वाला यहाँ पर आकर के बना लेगा K2SO4, क्योंकि K2SO4 में SO4 2 माइनस में इंक्रीमेंट हो रहा था, तो K प्लस यहाँ पे रिएक्शन करके K2SO4 बना लेगा, ठीक है। तो ये जो आप पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहा जाता है इसे, इलेक्ट्रो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये सेल दो कंडीशन जब तक पूरी नहीं होती तब तक काम करता रहेगा। पहला, या तो आपका सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्यूशन खत्म हो जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर से पहले वाली कंडीशन आपको मिलेगी और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाएगा। दूसरी, अगर आपका ये जो रॉड है ये बाहर निकल रहा है और जिंक 2+ बना रहा है, या तो ये पूरी तरीके से डिटोरिएट होकर के खत्म हो जाए, तो ऐसे टाइम पर भी आपका सेल जो है वो वर्क करना बंद कर देता है, ठीक। तो अब ये आपकी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन है, इसको आपको याद रखना है। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की वो है इन हाफ सेल्स के नाम, ठीक है। इन्हें क्या क्या कहा जाता है, देखिए जैसे मैं इस वाले की बात करता हूँ तो उसका दूसरा अपोजिट जो है वो उसके बिल्कुल अपोजिट ही चलेगा। इसे कहा जाता है लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, एनोड हाफ सेल, ठीक है,
या फिर नेगेटिव हाफ सेल। क्यों? ये लेफ्ट साइड में है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसमें एनोड, आपने क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें जिंक वाली रॉड जो होती है वो एनोड होती है, और आखिरी पॉइंट ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसे क्या कहा जाता है, लेफ्ट ऑक्सीडेटिव एनोड और नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर नेगेटिव हाफ सेल। जैसे आप चाहें तो याद रख सकते हैं बाय कोड L O A और M, लो। अगर आप ये वर्ड याद रखते हैं तो आपको इस वाले पार्ट के सारे नाम याद रहेंगे। और दूसरा वाला तो फिर इसका अपोजिट ही है, क्या क्या हो जाएगा, राइट हाफ सेल, रिडक्टिव हाफ सेल, फिर कैथोड हाफ सेल, और फिर पॉजिटिव हाफ सेल। ये चार नाम होते हैं आपके दूसरी तरफ वाले हाफ सेल के, ठीक है। अब इसमें जो चीजें याद रखने की है वो क्या है, देखिए केटायन कैथोड की तरफ ही मूव कर रहा है, मतलब C से C की तरफ मूवमेंट है, एनायन एनोड की तरफ ही मूव कर रहा है, मतलब एनोड से एनोड की तरफ का मूवमेंट है। तो आसानी से याद रह जाएगा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, पहला सर्किट को कंप्लीट करना, दूसरा रुके हुए सेल में दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाना, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने पूरा सेल समझ लिया, तो इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज सेल कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब सेल को लिखा कैसे जाता है, जनरली सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली कैसे किया जाए, ऐसे टाइम पे ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरी तरफ में आप लिखते हैं रिडक्शन हाफ सेल। अब इनको लिखने का तरीका क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है मेटल, जो भी आप ले रहे हैं सॉलिड स्टेट में हो सकता है, वो कभी कभी गैसेस भी ली जाती है, पर सबसे पहले आपको वो चीज लिखनी है जिसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक। जैसे यहाँ पर मैंने जिंक लिया था, उसको लिख दिया। दूसरा इसका वो आयन जो सॉल्ट में अवेलेबल है, जैसे जिंक का जो आपने सॉल्ट लिया है वो क्या था, ZnSO4, तो आयन क्या हो गया, Zn2+, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल या लेफ्ट हाफ सेल आपका हो गया। अब इसके और इसके बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए दो लाइनें खींची जाती है। ये एक लाइन जो है ये तो बताता है फेज ट्रांजिशन, मतलब दोनों जो यहाँ पर आपने लिए हैं ये दोनों अलग अलग फेज में अवेलेबल हैं। पहले वाले को आप देखिए वो सॉलिड में था, और दूसरा वाला जो है वो बेसिकली एक्वस कंडीशन में अवेलेबल है, ठीक। ये जो डबल है आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है पैरेलल, ये शो करती है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक। इसके बाद में सेम दूसरी तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम पहले सॉल्ट जो कि एक्वस है, फिर फेज ट्रांजिशन, और फिर दूसरा वाला मेटल और उसकी स्टेट। इस तरीके से आप एक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया है कि ये रेडॉक्स कपल क्या होता है, हाफ सेल क्या होता है, लेफ्ट हाफ सेल किस तरीके से काम कर रहा है, राइट हाफ सेल किस तरीके से काम कर रहा है, सेल का कंस्ट्रक्शन आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का, तो ये मैंने आपको अभी बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसका रिवर्स ले लें, जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ पर नोट डाउन करवा देता हूँ कि इन इलेक्ट्रो
In electrochemical cell, electron flows from एनोड टू कैथोड। ठीक, और अगर हम ले लें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, मतलब दोनों दूसरे का रिवर्स है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में याद रह जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में उसके बिल्कुल रिवर्स में लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ